हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, हम लोग लक्ष्मीकांत से पार्ट 2 वाले चैप्टर्स को देख रहे थे, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर अभी तक हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने इसमें देख लिया फेडरल सिस्टम। रिसेंटली हम लोगों ने काफ़ी बड़ा चैप्टर था हमारे लिए, सेंटर स्टेट रिलेशंस, इसको कवर करा। अब हम लोग बात करते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस की। ये चैप्टर नंबर जो 15 है, इंटर स्टेट रिलेशंस, जो आप इस पीडीएफ में देख पा रहे हो, ये चैप्टर 14 का ही एक प्रकार से रेप्लिका है, लेकिन वहां पर रिश्तों की बात हो रही थी चैप्टर नंबर 14 में, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की। और इस चैप्टर में, इंटर स्टेट रिलेशन चैप्टर में, हम लोग एक राज्य के रिश्ते दूसरे राज्य के साथ कैसे रहते हैं, और अगर उनके बीच में कुछ तू मैं कुछ आपसी तनबन होती है तो उसको रिजॉल्व कैसे करा जाता है, और क्या जो आपसी तनबन या तू मैं होती है वो किन बातों को लेकर होती है, और वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स को प्रभावित करती है, और उसके लिए एक रेमेडी क्या अवेलेबल है। क्या संविधान निर्माताओं ने कुछ रास्ता दे रखा है इसके लिए कि नहीं। ठीक है, ये हम सारी बातें इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। और इसके बाद सिर्फ हमारा एक चैप्टर और रह जाएगा, चैप्टर नंबर 16, इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके बारे में आप काफ़ी कुछ जानते हो। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 365 और आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो वो उसी के बारे में कुछ डिटेल वर्जन है। इसके बाद 90% के आसपास लगभग लक्ष्मीकांत आपके हाथ में आ जाएगी। ठीक है, उसके सारे कंसेप्ट आपके पास होंगे, बस आपको इंटेंस रिवीजन की जो है वो नीड है। ठीक है, विद राइट एनालिसिस। तो स्टार्ट करते हैं इंटरस्टेट रिलेशंस, चैप्टर नंबर 15। राइटर शुरू में इंट्रोडक्शन देते हुए आपको बोलता है कि अगर हम लोग बात करें इंडिया के फेडरल सिस्टम की, जहां पर हम बोलते हैं कि पावर आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसकी सक्सेसफुल फंक्शनिंग के लिए हम अभी तक ये पढ़ते हुए आए हैं, जो अभी तक हमें फेडरलिज्म वर्ड से या फिर भारत के फेडरल सिस्टम से या किसी भी देश के फेडरलिज्म वाले कंसेप्ट से जो हमें झलक देखने को मिलती है, हमें ऐसा लगता है कि एक क्लोज कोऑपरेशन और हारमोनियस रिलेशन, शांति व्यवस्था वाले आपसी समझौते से जो रिश्ते हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड होनी चाहिए केंद्र सरकार के बीच में और राज्य की सरकारों के बीच में। लेकिन यहां पर एक स्टेप फर्दर हम लोग लेंगे और फेडरलिज्म के डायमेंशन को थोड़ा सा और निखारेंगे और समझेंगे, जिसमें हम ये बात करेंगे कि देखो, किसी भी कंट्री में अगर फेडरलिज्म का एस्पेक्ट है, अगर हम लोग ये कहते हैं कि उस कंट्री में फेडरल सिस्टम है या फेडरलिज्म का कंपोनेंट है और पावर जो है वो डिवाइडेड है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, तो यहां पर सिर्फ रिश्ते बैलेंस्ड आउट केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में नहीं होने चाहिए। रिश्ते राज्य सरकार और राज्य सरकारों के बीच में भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, बट ऑल्सो बिटवीन द स्टेट्स इंटर से, यानी कि राज्यों के बीच में भी रिश्ते अच्छे होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके लिए कुछ प्रोविजंस बनाता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में रिश्ते कैसे अच्छे रहे, इसके लिए तो प्रोविजंस हैं। ठीक है, वो एक ट्रू फॉर्म में फेडरलिज्म या फेडरल सिस्टम की डेफिनेशन या कंसेप्ट होता है। अगर हम लोग बात करें इंटरस्टेट कॉमिटी की, यानी कि इंटरस्टेट यूनिटी आप कह लो या फिर कॉपरेशन कह लो, ठीक है, या हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस कह लो, इसके लिए संविधान के अंदर क्या प्रोविजंस हैं, आपको 4 मुख्य बातें जानने को मिलती हैं। देखो, एक राज्य के रिश्ते दूसरे राज्यों के साथ जो खराब हो सकते हैं, मैंने अक्सर आपको बताया 90% टाइम जो इंडियन फेडरल सिस्टम के अंतर्गत एक राज्य के रिश्ते दूसरे राज्यों के साथ जो खराब चलते हैं, वो मेजरली वैसे तो 2 इश्यूज पे चलते हैं। बताओ कौन से वो इश्यूज? और वाटर डिस्प्यूट एंड बॉर्डर डिस्प्यूट, राइट। अक्सर मैं आपको यही 2 एग्जांपल्स देता हूं। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए अगर हमें ये रिजॉल्व करवाना है कि एक राज्य के रिश्ते दूसरे राज्य के साथ बिगड़ रहे हैं और किसी भी राज्य को आपत्ति है पावर शेयरिंग में विद रिस्पेक्ट टू, अभी एग्जांपल के लिए मान लो
वाटर डिस्प्यूट एंड बॉर्डर डिस्प्यूट, तो वो लोग किसको अप्रोच कर सकते हैं, पहले मुझे ये बताओ। एक राज्य या दो राज्य या तीन राज्यों के बीच में लड़ाई है, वो लोग अपने इशू को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, वो सबसे पहले किसको अप्रोच कर सकते हैं? गुड, सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट खुद भी मैटर अपने पास ये वाला खींच सकता है क्या? क्या उसके पास ये पावर है कि अगर किसी ने पिटीशन फाइल ना भी करी हो केस के लिए, सुप्रीम कोर्ट खुद से केस की सुनवाई करने के लिए सक्षम है क्या? हाँ या ना? बिल्कुल है। और सुप्रीम कोर्ट की इस पावर को हम लोग क्या कहते हैं श्रेया, शैनी? गुड, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। तो एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स का मतलब क्या हुआ? दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर आपसी तनमन, आपसी तनाव। क्या इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट टर्म में केंद्र सरकार इन्वॉल्व है कैसे भी करके? बताओ। नहीं। उसके बाद कोऑर्डिनेशन हो राज्यों के बीच में थ्रू इंटरस्टेट काउंसिल्स, फिर म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, न्यायालय के जजमेंट्स का, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए एक्ट्स का, स्टेट लेजिस्लेचर तो नहीं लेकिन पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट्स का जिसका प्रभाव इंडिया एज अ यूनियन पर हो, वहां पर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में अगर कोई तनाव है, तो अगर कोई ये देखने को मिलता है हमें केस के वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन को नहीं मान रहे, तो वो उसका पालन करे अच्छे से। ठीक है। फिर फ्रीडम ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, दो राज्यों के बीच में या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में व्यापार किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, व्यापार ना रुके। तो इन एडिशन जोनल काउंसिल भी स्टैब्लिश करे जाते हैं बाय पार्लियामेंट, ताकि इंटरस्टेट कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करा जा सके। ठीक है। अब यहां पर जनरली आपको तीन चीजें देखने को मिलेंगी। एक इसने जिक्र करा आपसे यहां पर इंटरस्टेट काउंसिल का, फिर जोनल काउंसिल का, और जो पहला वाला एस्पेक्ट है कि एडजुडिकेशन मतलब रिजॉल्व करा जा रहा है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स को, वो कैसे करा जा रहा है, उसके लिए एक माध्यम होता है जिसको आप कहते हो, आम भाषा में समझते हो आप, एक टर्म ट्राइब्यूनल्स का गठन करना। राइट? हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? इंट्रोडक्शन में किसी को कोई दिक्कत? ईशा, कोई भी दिक्कत लगी यहां तक? आशिमा, आर्यन, पक्का? फिर हम बात करते हैं सबसे पहले एक एक पिलर की। जैसे अब यहां पर वो हमें बता रहा था ना कि एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व होते हैं। आर्टिकल 262 हमारे संविधान का एक आर्टिकल है जो कि हमें अपनी लैंग्वेज में बताता है। आर्टिकल 262 की भाषा ही यही है कि इट प्रोवाइड्स फॉर द एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अब इसके लिए आर्टिकल 262 दो प्रोविजंस का इंतजाम करता है। जानते हैं हम इसको डिटेल में, इन दोनों प्रोविजंस को। पहली प्रोविजन, आर्टिकल 262 कहता है कि पार्लियामेंट जो है एक कानून की मदद से ऐसा रास्ता, ऐसी विंडो दे सकता है जिससे दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में अगर किसी भी वाटर टॉपिक को लेकर डिस्प्यूट है या कंप्लेंट है। अच्छा, अब बात ये आती है कि डिस्प्यूट या कंप्लेंट किस चीज को लेकर हो सकता है? पानी के टॉपिक को लेकर। वो कोई भी एक रिवर है जिसकी सीमा, रिवर या रिवर वैली है जिसकी सीमा दो या दो से ज्यादा राज्यों को टच करती है। अब जनरली होता क्या है, उन राज्यों को समझ में नहीं आ रहा, या फिर एक राज्य को आपत्ति है बाकी दो राज्यों से, या
दो राज्य को आपत्ति है बाकी एक राज्य से कि कैसे इस रिवर या रिवर वैली का जो पानी है, जो यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे हम यूज करें, कैसे हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, और इस वाटर का कंट्रोल मेजरली है किसके पास। अब ये तीन टर्म को मैंने क्यों मार्क करा है गोले मारकर, यूज, डिस्ट्रीब्यूट और कंट्रोल। ये तीनों चीजें पैरेलली एक साथ वर्क करती है। अगर कोई राज्य बाधा बनाने पर आ जाए, अड़बंगा अटकाने की कोशिश करे, बनाने की कोशिश करे एक हर्डल विद रिस्पेक्ट टू शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, तो इसके लिए वो राज्य क्या कर सकता है, यहां पर एक स्टेट है ए, यहां पर एक स्टेट है बी, यहां पर एक स्टेट है सी। अब पानी का फ्लो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि जब ये पानी निकलता है रिवर का, तो रिवर कुछ यहां से बहती हुई ऐसे यहां तक जा रही है। अब बाय डिफॉल्ट है क्या, कुदरती रूप से रास्ते में सबसे पहले टॉप लेवल पर पड़ता है ए स्टेट, मिडल लेवल पर पड़ता है बी स्टेट, और बॉटम लेवल पर पड़ता है सी स्टेट। अब समझते हैं, एक डिस्प्यूट की सिचुएशन बनाते हैं। डिस्प्यूट कैसे बनेगा? डिस्प्यूट की परिस्थिति ऐसे पैदा हो सकती है कि स्टेट ए जहां से रिवर ऑरिजिनेट होना शुरू हुई है, वो यहां पर बना दे डैम। और उसने डैम इसलिए बनाई कि हमारे यहां से जब ये पानी या रिवर जो ऑरिजिनेट होती है, तो हमारे पास पानी ना पहुंचकर बी और सी के पास ज्यादा पहुंचता है। चलो, ए अगर डैम ना बनाए तो ये भी हो सकता है कि बी डैम बना ले, और बी अगर डैम बना ले, अब इससे बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं जिसकी वजह से इन तीनों राज्यों में आपसी तनबन जो है वो पैदा हो सकता है। बी अगर डैम बना ले तो सबसे तगड़ा तनाव जो होगा वो बी के केस में होगा, अगर बी बीच में से पानी को रोक दे, एक डैम बनाकर, एक बांध बनाकर। ए को जो है यहां पर जितना पानी ओरिजिनेट होकर आ रहा है, बी ने डैम बना रखी है, तो होगा क्या, कुछ टाइम में ए स्टेट की फ्लडिंग होती चलेगी, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो बेघर होते चलेंगे, उनके पास साधन नहीं रहेंगे जीने के। बारिश के दिनों में उनको बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत होगी। जैसे ये वाली समस्या, मैं अभी इंटरस्टेट डिस्प्यूट के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरली फ्लडिंग की समस्या के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, और अगर अब नॉर्थ इंडिया की बात करो तो बिहार एज अ स्टेट को फेस करने को मिलती है हर साल बारिश के दिनों में, जिसमें सैकड़ों लोग जो होते हैं वो बेघर हो जाते हैं। ठीक है, एज वेल एज कोस्टल रीजन्स। ठीक है, जब साइक्लोन वगैरह की परिस्थिति जो है वो पैदा होती है। खैर, हम उनको अभी साइड के लिए हटाते हैं, अब फिलहाल फोकस करते हैं इंटरस्टेट डिस्प्यूट पर, रिवर वाटर डिस्प्यूट पर। बी ने बना ली यहाँ पर डैम। अब ए जो है, पानी यहाँ पर ऑरिजिनेट, रिवर ए से ऑरिजिनेट हो रही थी ऐसे, और बी ने डैम बना ली तो पानी यहाँ पर बढ़ता चला गया, और सी जो है उसको पानी मिला ही नहीं, तो उसकी एग्रीकल्चर जो लैंड थी, जो खेती बाड़ी थी, वो हो सकता है तबाह हो जाए, और यहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन आ जाए, सूखा पड़ने लगे। ठीक है, अब बी की इस करतूत की वजह से, इसकी इस एक्ट की वजह से सबको सफर करना पड़ा। अब ए जो है जहां से रिवर ऑरिजिनेट हो रही है, तो वो भी तो रिवर, जो स्टेट ए है वो भी तो ऐसा कर सकती है कि वो ही डैम बना ले और बी और सी तक पानी ना पहुंचने दे। अब सी की हमेशा कंप्लेंट रहेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन एज कंपेयर टू ए और बी बिल्कुल बॉटम पर है, तो वो करे तो क्या करे। ये एक हमने जेन्युइन परिस्थिति, जेन्युइन कंटेक्स्ट, जेन्युइन केस स्टडी बनाई कि कैसे एक इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। तो संविधान के आर्टिकल 262 में 262 में साफ तरीके से दो प्रोविजंस हैं, जिनमें से पहला प्रोविजन ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकता है कि कैसे दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में अगर कोई पानी है जो पास हो रहा है, वो कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसका पहला प्रोविजन। दूसरा, पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट। ठीक है, पार्लियामेंट में ऑल्सो प्रोवाइड दैट ना तो सुप्रीम कोर्ट
अब सुप्रीम कोर्ट नहीं तो कोई भी कोर्ट नहीं, ना ही सुप्रीम कोर्ट ना ही कोई दूसरा न्यायालय इज टू एक्सरसाइज jurisdiction इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच डिस्प्यूट और कंप्लेंट। ध्यान से सुनो इस प्रोविजन को। दूसरी प्रोविजन आर्टिकल 262 की और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट में देख रहे हो, पार्लियामेंट के पास यहां पर ये पावर है। अब देखो दोस्तों, ऐसे एक्सेप्शनल रूल को कैच करना आप सीखा करो। इसको, ये कितनी बड़ी एक्सेप्शन है। आज तक आप पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हो, अच्छे से चाट चुके हो। आप में से कितने सारे लोग इस साल के पेपर में बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लक्ष्मीकांत के हर एक एस्पेक्ट को जानते हो। आपने कभी भी लक्ष्मीकांत के अंदर कभी ये चीज सुनी कि पार्लियामेंट जो है उसको इस प्रकार से मतलब पावर मिल रखी है संविधान से कि वो कोर्ट तो छोड़ो, लैंग्वेज देखो, सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को कर सकता है तो किसी भी कोर्ट को कर सकता है। वो उसकी पावर को कटेल कर सकता है कि तुम अपनी जुरिस्डिक्शन जो है, अगर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में अगर रिवर वाटर डिस्प्यूट है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट है, तो तुम अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं करोगे वहां पर उस डिस्प्यूट या उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए। पार्लियामेंट कोर्ट की इस ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन को काइंड ऑफ मतलब मैं ये नहीं बोल रहा, ये टर्म जो लिखी नहीं हुई है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे यूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक समझाने की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, क्योंकि अब आप सब इतने मैच्योर हो कि इन चीज़ों को समझ सको आप, क्योंकि उन चैप्टर से होकर गुजर चुके हो। मैंने आपको माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पहले करवाई थी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऐसे चैप्टर्स मैंने आपको पहले कंप्लीट करवा रखे हैं। इसलिए मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं। वर्ड टू वर्ड मेरी एक्सप्लेनेशन पे जब मुझे लगता है कि मैं गलती से कुछ बोल गया तो मैं आपको बोल देता हूं कि मुझे ये चीज़ यूज़ नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, ध्यान से समझना, गलत इंटरप्रिटेशन मत लिख लेना। आप में से कई लोग मेरी बात को लिखते लिखते कॉन्टिन्यूसली नोट्स बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पार्लियामेंट डायरेक्ट तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन को कटेल कर सकता है इस एस्पेक्ट में। ऐसा नहीं है। जब ये टर्म मेंशन नहीं है कि ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन पर प्रतिबंध लगा सकता है पार्लियामेंट किसी कानून के द्वारा, तो हम कोई नहीं होते हैं इस बात की खुद से इंटरप्रिटेशन करने के लिए कि ऐसा कर सकता है पार्लियामेंट। लेकिन आर्टिकल 262 के सेकंड प्रोविजन की लैंग्वेज, भाषा दोस्तों कुछ इसी प्रकार से कि पार्लियामेंट, इसने ये वर्ड तो यूज नहीं कर रखा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पर प्रतिबंध लगा दे पार्लियामेंट कानूनी व्यवस्था से या किसी और व्यवस्था से। वैसे तो पार्लियामेंट है तो कानूनी व्यवस्था से ही लगाएगा कानून बनाकर, कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय अपनी जो पावर को एक्सरसाइज करता है कि अगर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हो जाए तो उसके रिगार्डिंग किसी भी डिस्प्यूट या कंप्लेंट के अंदर अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए अपनी जुरिस्डिक्शन को एंजॉय कर सकता है। पार्लियामेंट अच्छे खासे तरीके से इसको कर्टेल कर सकता है। मेरा सवाल अब आपसे ये है, एक्सप्लेनेशन तो दे दी मैंने इसकी बहुत डिटेल में, सवाल मेरा आपसे अगर ये है कि अगर शाइनी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की अगर इस पावर को रोक दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है कि नहीं है ईशा, बताओ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को जो है वो रिजॉल्व करे, इंपॉर्टेंट पावर है आशिमा, ठीक है। लेकिन आशिमा अगर पार्लियामेंट कोर्ट को रोक दे, अब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में बार बार नहीं बोलने वाला, जुडिशरी को रोक दे अगर पार्लियामेंट कि तुम इस पर टिप्पणी नहीं करोगे, तुम इसको नहीं देखोगे, तुम कोई भी जजमेंट पास नहीं करोगे, तुम इसके दायरे से बाहर रहो, तो फिर देश में करेगा कौन इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट को रिजॉल्व? उस पर्टिकुलर जहां पर पार्लियामेंट ने, जिसके तहत पार्लियामेंट को खुद भी ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की या किसी भी कोर्ट की इस पावर को रोक सकता है। तो मेरा सवाल आपसे ये, फिर ऐसे केस में एक पर्टिकुलर इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हो जाए तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा? पार्लियामेंट खुद से नहीं कर सकता ना, पार्लियामेंट कैसे कर लेगा खुद से, बताओ। पार्लियामेंट तो यहां पर रोक रहा है। हाँ, क्या बोला आर्यन आपने? ट्राइब्यूनल। और ऐसा बोलो कर आर्यन, जब क्रिस्टल क्लियर कुछ भी हमें संविधान में गिवन नहीं होता ना, तो ट्राइब्यूनल आप जानते हो कि करेक्ट आंसर है यहां पर, है ना। लेकिन ट्राइब्यूनल वर्ड उसने यूज तो नहीं कर रखा कि हम कोर्ट से छीन कर ये वाली पावर ट्राइब्यूनल को दे देंगे, ऐसा कुछ बोल रखा है क्या उसने? नहीं ना। अब ट्राइब्यूनल भी एक प्रकार से, श्रेया, क्या क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती है कि नहीं होती है? हाँ या ना? बिल्कुल होती है, ठीक है। तो ट्राइब्यूनल को अगर ये पावर जो है अगर दे रहा है कोर्ट, लेकिन क्रिस्टल क्लियर तो वर्ड यहां पर आर्यन मेंशन नहीं है मयूर यहां पर,
तो ऐसा बोला करो जब भी आपको ऐसा आंसर लिखना हो, ट्राइब्यूनल और एनी अदर बॉडी जिसको पार्लियामेंट निर्धारित करे, पार्लियामेंट एम्पावर करे कि हाँ न्यायालय के अलावा, कोर्ट्स के अलावा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, इन सारी जुडिशरी के अलावा आप के पास ये पावर है, हम आपको निर्धारित करते हैं कि आप ऐसे किसी इशू को रिजॉल्व करो, राइट? तो हम यहां पर इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखेंगे, पार्लियामेंट और एनी अदर बॉडी empowered by parliament to act in such direction, शानी ये वाली लैंग्वेज ज्यादा क्लियर है एज कंपेयर टू कि हम हवा में बोलते हैं ट्राइब्यूनल। यहां तक आप लोगों को बात क्लियर हुई? पहले बताओ। दो प्रोविजन देखने में छोटे से लगते हैं लेकिन इनके गहरे मीनिंग है काफी ज्यादा। क्लियर हुई ये वाली बात? आगे बढ़ सकता हूं मैं? किसी को कोई भी डाउट है तो यहीं पर रोक के पूछ लो मुझे। निर्वैर, जैद, क्लियर है? तो अंडर दिस प्रोविजन, यानी कि आर्टिकल 262 की जो दो प्रोविजन आपने पढ़ी, पार्लियामेंट ने दो लॉ बना रखे हैं, पार्लियामेंट ने दो कानून बना रखे हैं। और पहले प्रोविजन में बोला गया था ना कि पार्लियामेंट लॉ की मदद से इंटरस्टेट रिवर या फिर रिवर वैली डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है कि कैसे दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में अगर किसी भी पानी नदी को लेकर अगर भिड़ा पे कि कैसे उनको यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, कंट्रोल करना है। और पार्लियामेंट जुडिशरी को साइलेंट करता हुआ किसी और बॉडी को ये एम्पावर कर सकता है कि आप जो है इस डिस्प्यूट या कंप्लेंट को देखो, कोर्ट, न्यायालय, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो इसके दायरे से बाहर है, इस पर सुनवाई करने के लिए, इस पर जजमेंट पास करने के लिए उसकी जुरिस्डिक्शन हम कर्टेल करते हैं। तो इस प्रोविजन के अंतर्गत जो कि पार्लियामेंट को दी गई है संविधान निर्माताओं के द्वारा अंडर आर्टिकल 262, पार्लियामेंट ने दो कानून बना रखे हैं। क्या नाम है दो कानून का? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956 और दूसरा वाला भी 1956 में ही आया, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1956। रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट 1956। दोनों एक्ट को अच्छे से एक बार के लिए हम जानते हैं, हमारे प्रीलिम्स के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं रिवर बोर्ड्स एक्ट। रिवर बोर्ड्स एक्ट आपको देख कर ही लग रहा है ना कि एक रिवर के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक बोर्ड बनेगा, एक बॉडी बनेगी, एक पैनल बनेगा, राइट? तो ये जो एक्ट है ये बोलता है इट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स। मार्क द कीवर्ड रिवर बोर्ड्स। क्यों बनाने हैं भाई रिवर बोर्ड्स? क्यों बनानी है बॉडी, क्यों बनाने हैं पैनल? ताकि इंटरस्टेट रिवर और रिवर वैलीज के केस में जो पानी दो या दो से ज्यादा राज्यों की सीमाओं को जो टच कर रहा है, ऐसे केस में उस पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को, यूज को, सारी चीजों को रेगुलेट करा जा सके और डेवलपमेंट हो सके इंटरस्टेट रिवर की और रिवर वैलीज की। तो रिवर बोर्ड को स्टैब्लिश करेगा कौन? रिवर बोर्ड को स्टैब्लिश करा जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा। कैसे करा जाएगा? प्रोसीजर क्या होगा? जब जिन राज्यों को आपत्ति है कि पानी सही तरीके से हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है और इसका कंट्रोल किसी अन्य राज्य के पास ज्यादा है, क्योंकि उस राज्य ने फॉर द पर्पस ऑफ केस स्टडी में बता रहा हूं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो, जैसे जो मैंने ऊपर डायग्राम बना रखा है कि उसने बांध बना ली वहां पर, उसने डैम बना ली वहां पर, किसी प्रकार का बैरियर बना दिया। अब कुल मिलाकर आप ऐसा समझ जाओ कि एक राज्य को आपत्ति है पानी के फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में, उसको ऐसा लग रहा है कि फेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा और वो राज्य तंग हो रखा है, ठीक है? तो रिवर बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश करा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न टू एडवाइज देम, ठीक है? केंद्र सरकार इस रिवर बोर्ड को स्टैब्लिश करेगी
स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर, ठीक है, अगर स्टेट गवर्नमेंट उनको एडवाइस करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताना, लॉजिकल बात है, बहुत सिंपल भाषा में मैं आपसे पूछता हूं, ईशा पहले मुझे एक केस बनाकर दो, कोई भी दो राज्यों के बीच में एक रिवर कोई पास होती हो, उसका केस बनाकर दो कि उस रिवर के शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट है दो राज्यों के बीच में, बताओ। ठीक है, दिल्ली और हरियाणा है, यमुना रिवर को लेकर डिस्प्यूट है, ठीक है। अब शाइनी मेरी बात ध्यान से सुनना, श्रेयस ने क्या बोला, दिल्ली और हरियाणा के बीच में यमुना जो है उसका फ्लो, ठीक है। अब इसके लिए एक रिवर बोर्ड हम बनाने जा रहे हैं, कौन बनाएगा, आंसर क्या होगा आपका, बनाएगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके लिए एडवाइस जो करने आए हैं स्टेट्स, वो आए हैं आर्यन, असम और नागालैंड। पॉसिबल है, नहीं। कौन बना सकता है ऐसे रिवर बोर्ड को, रिक्वेस्ट कौन करेगा, कंसर्न्ड स्टेट्स, कंसर्न्ड स्टेट्स। बताना इन सवाल जवाबों से ये चाह रहा हूं कि आराम से 2 या 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन और इनमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन सा करेक्ट है, ये आराम से प्रीलिम्स में बन सकता है सिर्फ इस टॉपिक को लेकर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रिवर बोर्ड्स एक्ट ऑफ 1956। अब लोग पता है क्या सोचते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, भाई करंट अफेयर में होगा, हमने अच्छे से नहीं पढ़ रखे हैं करंट अफेयर, हमने पीटी की रिस्पेक्ट अच्छे से नहीं चाटी थी। और इंस्टीट्यूट वाले प्रूव करके भी निकाल देंगे, भाई ऐसी चीजें, रिवर बॉर्डर और वाटर डिस्प्यूट कब नहीं होता सुर्खियों में, अखबार की सुर्खियों में, वहां पर टीचर आ जाएंगे एनालिसिस करने। हाँ, द हिंदू में 12 जनवरी 2023 को जो एडिटोरियल आया था उसके अंदर ये वर्ड था, आपको अच्छे से नोट्स बनाने चाहिए थे इसके। तो उनसे बोलो भाई तुम यहां क्यों पढ़ा रहे हो, तुम्हारा क्यों नहीं हो जाता सिलेक्शन। कभी भी करंट अफेयर को तब करा जाता है जब आपका स्टैटिक 95% टिप्स पर आ जाए। 100% देखो मैं नहीं कहता, कुछ ना कुछ फिर भी रह जाता है, 95% टिप्स पर आ जाए, फिर उसके ऊपर सिर्फ आइसिंग करने का काम होता है। लेकिन सच्चे मन से एक बात मैं आपको बताता हूं, करंट अफेयर अगर आप ना भी करो आपका कोई लॉस नहीं होता। आप यूपीएससी के इत्मीनान से पेपर को किसी भी साल को उठाकर देख लो, करंट अफेयर अगर आप ना भी करो, ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, नहीं मानेगा कोई भी इस बात को, आराम से आप ना भी करके जाओ तब भी आपका सिलेक्शन फाइनल पीडीएफ के अंदर हो सकता है। लेकिन अगर आप करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा टाइम दो, स्टैटिक सब्जेक्ट आपका प्रिपेयर नहीं है, आप प्रीलिम्स क्लियर करोगे आप मेंस में रह जाओगे, आप मेंस क्लियर करोगे इंटरव्यू में रह जाओगे, इंटरव्यू में वेट करोगे तो आप उस साल भी रह जाओगे और अगले प्रीलिम्स के अंदर भी रह जाओगे। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट दूसरा, अगेन 1956 का, ये एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक एडहॉक ट्राइब्यूनल का गठन करे। अब एडहॉक वर्ड से क्या मतलब होता है, जैसे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोफेसर होते हैं एडहॉक प्रोफेसर। एडहॉक वर्ड का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है इस अंग्रेजी टर्म का, टेम्पररी, ठीक है। यानी कि ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अगर है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में अगर श्रेया पानी को लेकर अगर कुछ डिस्प्यूट है, तो ये क्या अनिश्चित काल तक चलता रहेगा क्या, नहीं ना। अगर उसे कोई बोर्ड बन रहा है, कोई भी चीज अगर शाइनी, तो डेफिनेटली उसे रिजॉल्व करा जाएगा, है कि नहीं। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट एम्पावर करता है केंद्र सरकार को कि वो एडहॉक ट्राइब्यूनल जो है वो सेटअप करें, ताकि डिस्प्यूट 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का एडजुडिकेट हो सके, उसका समाधान निकले। किस कंटेक्स में, ऑब्वियसली बात है हम कंटेक्स क्या पढ़ रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाटर्स ऑफ एन इंटर स्टेट रिवर या फिर रिवर वैली, ठीक है। अब डिसीजन जो होता है ट्राइब्यूनल का, ठीक है, डिसीजन जो होता है ट्राइब्यूनल का, ये फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा ऑन द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट। अगेन मयूर वाला एग्जांपल पकड़ लेते हैं, यमुना का रिवर वाटर जो है वो शेयर हो रहा है दिल्ली और हरियाणा के बीच में। अब इस केस में आप मुझे बताओ, अगर मैं ट्राइब्यूनल बनाने जा रहा हूं तो आशिमा ट्राइब्यूनल कौन से एक्ट से बनेगा, पहले तो ये बताओ मुझे।
रिवर बोर्ड्स एक्ट से बनेगा या इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट से बनेगा? इससे एक्ट से बनेगा। निर्वैर, ये ट्राइब्यूनल परमानेंट होगा या टेम्पररी होगा? टेम्पररी होगा। यहां पर ट्राइब्यूनल के साथ साथ श्रेया, क्या एक रिवर बोर्ड भी ऑटोमेटिकली बनेगा? हाँ, नहीं नहीं, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट में रिवर बोर्ड नहीं बनेगा, वहां सिर्फ ट्राइब्यूनल बनेगा श्रेया, सिर्फ ट्राइब्यूनल, याद रखना। ठीक है, रिवर बोर्ड जो बनेगा श्रेया, सिर्फ वो रिवर बोर्ड एक्ट के अंदर बनेगा, और इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत बनेगा ट्राइब्यूनल। ठीक है, कोई बात नहीं, यहां आप लोग गलती कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई, लव यू ऑल। रियल में गलती, रियल एग्जाम के अंदर गलती मत करना। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स ऐसे ही फंसाती हैं, ट्रैप करती हैं। और ये जो दो टॉपिक्स है ना जो आप यहां पर देख रहे हो, आप इस साल टेस्ट सीरीज जो है इंस्टीट्यूट्स की या कहीं पर भी अगर आप उठाकर देखोगे, पास्ट में कुछ उठाकर देख लो पेपर्स वगैरह, प्रीवियस ईयर वगैरह के, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि हाँ भाई, इसके ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चन बन के ट्रैप करा जा सकता है किसी को भी। ठीक है, ट्राइब्यूनल बनेगा इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के ऊपर, सॉरी इसके आधार पर, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के आधार पर। दोनों एक्ट श्रेया एक ही साल आए हैं, 1956 में ही आए हैं। ठीक है, इसमें किसी बात की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए चाइनिया में। ठीक है, ईयर को लेकर। अब इस ट्राइब्यूनल का डिसीजन, जैसे हम जर्नली श्रेया यही पढ़ते हैं ना, पूरी लक्ष्मीकांत की बुक में अपन ने एक ही बात चाटी है ना श्रेया, कि किसी भी पार्टी को कोई भी समस्या हो, ट्राइब्यूनल हो, कोई बोर्ड हो, कोई पैनल हो, कोई कमीशन हो, कोई कमिटी हो, उसका वर्डिक्ट अगर आ भी जाए, तो पार्टीज के पास, डिस्प्यूटिंग पार्टीज के पास श्रेया फिर भी चांस रहता है कि लेट्स अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। हमारे पास एक विंडो उसकी भी खुली रहती है फाइनल वर्डिक्ट जानने के लिए। लेकिन ये वाली बात ईशा यहां पर यूनिक क्यों है? मयूर, कुणाल, वो इसलिए यूनिक है, इस लाइन को पढ़ो, डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल वुड बी बाइंडिंग एंड फाइनल ऑन द पार्टीज ऑफ द डिस्प्यूट। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन निर्वैर, नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं है तो कोई और कोर्ट कैसे हो सकता है? नीदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट इज टू हैव जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वाटर डिस्प्यूट, जो कि उसको रेफर करा जाए टू सच अ ट्राइब्यूनल विच में बी रेफर टू सच अ ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट। लेकिन ये वाली लाइन क्रिस्टल क्लियर तरीके से, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरा सवाल ध्यान से सुनो, ये वाली लाइन कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी और न्यायालय के पास ये पावर होगी ही नहीं कि एक बार अगर ट्राइब्यूनल ने वर्डिक्ट दे दी है, जिसकी वर्डिक्ट को इस इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के तहत बोला जा रहा है फाइनल और बाइंडिंग, फिर कोर्ट कुछ भी टिप्पणी, फ्रेश जजमेंट नहीं दे सकता, वो इसके लिए निर्धारित नहीं है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये वाली बात कि कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, एक फ्रेश जजमेंट नहीं दे सकता, क्या ये वाली बात श्रेया रिवर बोर्ड्स एक्ट के अंदर लागू होती है क्या मयूर? नहीं ना। मुझे अब एक बात बताओ, इस चीज को पढ़ते हुए यहां पर श्रेया इससे ये हिंट निकल कर आ रही है हमें क्रिस्टल क्लियर तरीके से जैद, कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू, ईशा जैसा कि हम शुरू में पढ़ रहे थे, पार्लियामेंट ने एक एक्ट के थ्रू कोर्ट की पावरों को बांध दिया है कि आप जो है, अगर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट हो जाए तो उसके ऊपर आप जुरिस्डिक्शन आपकी नहीं है, हम उसको खत्म करते हैं। बताओ। इसकी एनालिसिस यही है ना, ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 जो है, कि पार्लियामेंट अपने एक्ट के थ्रू कोर्ट की पावर को कटेल कर पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर को, कि विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आपकी पावर को हम छीन रहे हैं, आपकी पावर को हम स्नैच कर रहे हैं, आपकी पावर को हम कटेल कर रहे हैं, आपको कोई भी जजमेंट देने से, कोई भी केस सुनने से हम आपको वंचित कर रहे हैं। क्या ये चीज इससे
प्रतीत होती है, होती है। तो पार्लियामेंट को हम इस केस में क्या ऐसा कह सकते हैं श्रेया, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज को लांग रहा है इस केस में? नहीं श्रेया, क्या हो गया तुम्हें? ये स्पेशल केस है जिसमें पार्लियामेंट को किसने पावर दी है ये वाला ये चीज एक्सरसाइज करने की? पार्लियामेंट को किसने दी है पावर? ये कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, आर्टिकल 262। ठीक है श्रेया, क्लियर है? हाँ, मार खाओगे तुम मुझसे। हाँ बताओ कुणाल। बिल्कुल। हाँ ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। कुणाल ये पूछ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि पार्लियामेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और वो किसी एक स्टेट को फेवर करे। और कुणाल तुम्हारा डाउट ये आ रहा होगा दिमाग में कि जब ट्राइब्यूनल का वर्डिक्ट फाइनल हो गया और कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता तो एक राज्य तो बेचारा बनकर रह जाएगा, राइट? बिल्कुल हो सकता है। किससे? हरियाणा वालों से। ईशा देख लो, जाटों के विरोध जा रहा है। तो नीड फॉर एन एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी, द नीड फॉर एन एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी टू सेटल इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट इज एज फॉलोज। अब यहां पर एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी किसको बोला गया? ट्राइब्यूनल्स को। और ट्राइब्यूनल्स को हम लोग कौन से जुडिशियल बॉडी बोलते हैं श्रेया? गुड। आर्यन, वाई कॉसी जुडिशियल बॉडी, क्या मतलब होता है इसका? कॉसी जुडिशियल बॉडी का मतलब क्या होता है? निर्वैर, क्या मतलब होता है कॉसी जुडिशियल बॉडी का? हिंदी में समझाओ बे। तो वो कॉसी जुडिशियल है, तो फिर वो जुडिशरी क्यों नहीं है फिर? वो ये बोलो ना, पूरी तरीके से नहीं है। हाँ, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर वो चीज़ है। और उसके पास कोर्ट की तरह एक जजमेंट देने की पावर होती है और उसका अगर डिसीजन बाइंडिंग भी है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन हर सर्कमस्टांसेस के अंदर नहीं। और ऊपर से प्रॉपर एक रेप्लिका वो कोर्ट का नहीं होता, ठीक है, वो बॉडी। तो नीड फॉर एन एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी टू सेटल इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स इज एज फॉलोज। सुप्रीम कोर्ट वुड इंडीड हैव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, मतलब ये आप ऐसा कह सकते हो कि आर्टिकल 262 की काइंड ऑफ लैंग्वेज बोलती है। सॉरी, आर्टिकल की नहीं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट की ये लैंग्वेज बोलती है। सुप्रीम कोर्ट वुड इंडीड हैव जुरिस्डिक्शन, कि वो किसी भी डिस्प्यूट को डिसाइड कर सकता है बिटवीन स्टेट्स इन कनेक्शन विद वाटर सप्लाईज, अगर लीगल राइट्स या इंटरेस्ट जो कंसर्न है वो इन्वॉल्व हो। बट एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट कंट्रीज ये शो करते हैं कि रूल्स ऑफ लॉ बेस्ड अपॉन द एनालॉजी ऑफ प्राइवेट प्रोप्राइटी इंटरेस्ट इन वाटर do not afford a satisfactory basis for settling disputes between the states where the interests of the public at large in the proper use of water supplies are involved। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यहां पर ये जो एक्ट है जस्टिफिकेशन दे रहा है कि कोर्ट को हमने उसकी पावर से वंचित क्यों करा। वो ये कह रहा है कि कोर्ट देखो, बंद कमरे के अंदर बैठकर जो टिप्पणी जाहिर करेगा, जो जजमेंट देगा, जिसकी वजह से वो वाटर डिस्प्यूट दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में सेटल हो जाएगा। कोर्ट नहीं जानता ग्राउंड रियलिटी कि जनता कितना सफर करती है रियलिटी में, उसको कितना पानी यूज करने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल पा रहा है। ये वाला काम ग्राउंड लेवल पर केस स्टडी करते हुए रैशनल बेसिस पर जनता के मतलब परिस्थितियों को देखते हुए ज्यादा बेटर तरीके से एक एक्स्ट्रा जुडिशियल मशीनरी ही कर सकती है। हमारे वाले केस की अगर हम लोग बात करें, एक ट्राइब्यूनल ज्यादा बेटर तरीके से इसके ऊपर काम कर सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन एक बार इस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि ये एक्ट की लैंग्वेज ठीक है, हम इसके ऊपर कोई किंतु परंतु नहीं करेंगे।
देखो श्रेया, मैं अक्सर पार्लियामेंट पार्लियामेंट कह रहा हूँ, सॉरी, जब से मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो एक चीज़ हमेशा मैंने इम्फेसाइज करी है ना शाइनी, कि पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव की हमेशा एक बात पर कंप्लेंट रहती है जुडिशरी से, कि जुडिशरी अब उनके लेजिस्लेटिव डोमेन और एग्जीक्यूटिव डोमेन के अंदर एंटर करता चला जा रहा है ना। वो एकदम से जजमेंट जाहिर कर देता है कि पास कर देता है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, वैसा वैसा इम्प्लीमेंट करो, वो करो। और दूसरे ऑर्गन्स क्या कहते हैं श्रेया, कि आपके लिए ये वाली बातें करना कोर्ट रूम में बैठकर बहुत आसान है ना। हमें लेकिन जनता का भला, क्या चीज उनके फेवर में होगी, क्या चीज नहीं होगी, और फ्यूचरिस्टिक सिनेरियो 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, इस लॉ का या इस डिसीजन का क्या प्रभाव होगा, हमें यह भी विजन लेकर चलना पड़ता है। तो हम अपना काम ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं, ना कि आप। लेकिन कोर्ट फिर भी मानता है क्या? नहीं मानता ना। और वो जुडिशियल एक्टिविज्म के चलते जुडिशियल इंटरवेंशन कर बैठता है ना। पढ़ा था ना हमने ये वाली चीज। यहां पर ऐसा ही है कुछ केस, कि ये एक्ट जस्टिफाई ये कर रहा है कि हमने जुडिशरी को ये वाली पावर क्यों नहीं दे रखी है। एक्ट आपसे एक लैंग्वेज में और बात कर रहा है, ध्यान से देखो इस लाइन को जो मैं दोबारा बोलने जा रहा हूं। एक्ट ये नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट या किसी और के पास और कोर्ट के पास पावर ही नहीं होगी। वो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट वुड इंडीड हैव जुरिस्डिक्शन, उसके पास पावर होगी कि वो किसी भी डिस्प्यूट को डिसाइड कर सकता है जो कि दो राज्यों के बीच में एक तू मैं का विषय है, इन कनेक्शन विद वाटर सप्लाई। अगर लीगल राइट्स या इंटरेस्ट जो कंसर्न है उस उन राज्यों के, दो या दो से ज्यादा राज्यों के, वो इन्वॉल्व है। लेकिन वो ये कह रहा है, ये एक्ट की लैंग्वेज ये कह रही है, ज्यादातर कंट्रीज का एक्सपीरियंस ये शो करते हैं कि जुडिशरी कोर्ट रूम में बैठकर चीजों को एनालाइज करता है, जबकि वाटर डिस्प्यूट का जो मुद्दा होता है वो ग्राउंड रियलिटी से जुड़ा होता है। एक भी डिसीजन इधर से उधर अगर हो जाए तो वो जनता के इंटरेस्ट को इन अ लार्जर मैनर प्रभावित कर सकता है। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 2019 तक की अगर हम लोग बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसने अभी तक 9 इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का गठन करा हुआ है। ठीक है। यानी कि एक बात आप यहां पर और लिख सकते हो अपने नोट्स में, जो कि ऊपर आपको जब एक्ट का टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे वहां पर मिसिंग थी। रिवर बोर्ड्स एक्ट में जो रिवर बोर्ड का गठन है वो कौन करता है श्रेया? सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत मयूर जो एडहॉक ट्राइब्यूनल का गठन है वो कौन करता है? इसने ये तो नहीं बताया ना हमें नीचे, लेकिन ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर, हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ये एम्पावर्ड है ये करने के लिए। ये एक्ट एम्पावर करता है एडहॉक ट्राइब्यूनल के लिए। लेकिन अगर एडहॉक ट्राइब्यूनल ना होकर अगर कल को ये हो जाए कि एक नया एक्ट आ रहा है और कोई भी ऐसी ट्राइब्यूनल बन रही है, तो आप हमेशा के लिए दोनों केसेस के अंदर याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिवर बोर्ड का गठन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही ट्राइब्यूनल का गठन करेगा। और अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी ऐसी इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बना चुका है? 9। ठीक है। तो इन ट्राइब्यूनल का नाम, इनका ईयर जिसमें ये कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, और कौन कौन सी स्टेट्स इन्वॉल्व हैं इस डिस्प्यूट में, ये आपको पता होना चाहिए। एक बात याद रखना दोस्तों, ये वाला टेबल मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि इतना गंभीर तरीके से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला टेबल लेकिन ऐसा है, मैं इसमें यहाँ पर आपको कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं दे सकता, मैं पाप कर बैठूंगा बहुत बड़ा। ये टेबल आपको वर्ड टू वर्ड एज इट इज, ईयर के साथ, कॉमा के साथ, कौन कौन से स्टेट हैं, सब याद करना है आपको इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। मैच द फॉलोइंग में आराम से यूपीएससी इसको डाल सकता है और बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा इसका, और कह देगा 6 डाल देगा ऑप्शन। यूपीएससी आजकल बहुत एक्सट्रीम, बहुत क्रूअल फेज पे चल रहा है, 6 डाल देगा। अब आप कहोगे सर मैच द फॉलोइंग तो 4 ही होते हैं। मैं ऑप्शन बनाकर आपको दिखा देता हूँ। आप 1 से लेकर 6 तक ले लो, उसके बाद ये जो स्टेट्स हैं या जो ईयर हैं उनको इनकरेक्टली मैच कर दो, और नीचे ऑप्शन दे दो ओनली 3 आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 2 आर करेक्टली मैच्ड, ओनली 5 आर करेक्टली मैच्ड।
नन इज करेक्टली मैच, हो गए 4 ऑप्शंस। जबकि पेयरिंग में उसने 6 डाल दिए, 8 डाल दिए। कर सकता है यूपीएससी ऐसा। जब इसने एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, एमएसपी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था 2018 में, तब इसने 7 ऑप्शंस की पेयरिंग बनाई थी, 7 ऑप्शंस के कौन कौन से क्रॉप्स का पूरी इसने एक लिस्टिंग दी थी। उसके बाद उनका 1 2 3 4 5 एंड ओनली 5 ओनली 1 3 5 6 7 ओनली 1 3 5 7 ओनली, ऐसा करके इसने पेयरिंग बनाकर दिए थे फिर 4 ऑप्शन। बिल्कुल कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बस इसको वर्ड टू वर्ड याद कर लो, आप कैसा भी क्वेश्चन आए आप इसको रिजॉल्व कर लोगे। सबसे पहले बात करते हैं कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल 1 की। 1969 में इसका गठन हुआ था। कौन कौन सी स्टेट्स इसके अंदर इन्वॉल्व है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। फिर है गोदावरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, अगेन 1969 में इसका गठन हुआ था। स्टेट्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है इसके अंदर? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल 1969 में इसका गठन हुआ। स्टेट्स इन्वॉल्व है राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। फिर है रवि एंड ब्यास वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, 1986 में इसका गठन होता है। स्टेट्स इन्वॉल्व है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल, स्टेट्स इन्वॉल्व कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी। फिर ऊपर देखा था ना आपने, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल सबसे पहला ट्राइब्यूनल 1969 में गठन होता है। 3 स्टेट्स इन्वॉल्व थी उस टाइम पर 1969 में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये मैंने नंबर 1 लिखा हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। अब 2 में देखते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश भी इन्वॉल्व है और बनता है 2004 में। ठीक है, अब देखो ये 1 और 2 का मसला एक बार के लिए हम जानते हैं। ध्यान से अपने दिमाग को शांत करके एक चीज समझो, जो अभी तक पढ़ा है आपने, पहले एक बारी उसको ब्रश अप करूंगा, फिर उसका यू टर्न मारूंगा आपके दिमाग में। सबसे पहली बात जो अभी तक आपने पढ़ा है पहले ब्रश अप करता हूं। अभी तक जैसे कुणाल का डाउट निकला था कि यह भी तो हो सकता है कि केंद्र सरकार जो है इस ट्राइब्यूनल का गठन कर रही है और वो ट्राइब्यूनल पक्षपात करे 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के बीच में, एक स्टेट को ज्यादा फेवर कर दे। राइट कुणाल? और सब लोग एग्री करते हो उस बात से, है ना? अगर एक बार ये वाला ट्राइब्यूनल श्रेया बन चुका था और इसने एक टिप्पणी कर दी होगी पक्का कि ऐसे ऐसे करके 30% पानी इसको, 35% इसको, 45-55% इसको, राइट से नहीं ऐसा कर दिया क्या होगा? लेकिन सेम ट्राइब्यूनल का बनना, सेम स्टेट्स का इन्वॉल्व होना, बस साल अलग होना और दूसरी बार ट्राइब्यूनल बनना, ये चीज हमें ये शो करता है कि अगर परिस्थिति बिगड़ रही है, ट्राइब्यूनल के वर्डिक्ट के बाद भी, ध्यान से समझो मेरे क्वेश्चन को और फिर आंसर करना, ट्राइब्यूनल के वर्डिक्ट के बाद भी क्या ये कोई इंश्योर कर सकता है, क्या ये कोई बोल सकता है, क्या कोई भी कोर्ट, पार्लियामेंट का एक्ट, ट्राइब्यूनल की वर्डिक्ट, जो कि एक प्रकार से इस कंटेक्स्ट में पत्थर की लकीर है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट की भी नहीं चलनी है कि वो बीच में आकर इंटरफेयर कर ले और ट्राइब्यूनल की वर्डिक्ट को यूटर्न मार दे, क्या ये सारी बातें ये चीज इंश्योर कर सकती हैं क्या कि वर्डिक्ट आने के बाद भी ट्राइब्यूनल की कोई दंगे नहीं होंगे, लोग भिड़ेंगे नहीं, और ट्राइब्यूनल ने जो कह रखा है जिस राज्य को जितना पानी मिलेगा वो सेटिस्फैक्टरी लेवल से उसको अपनाएंगे और कभी मसला नहीं होगा उनके बीच में फ्यूचर में? जरूरी नहीं है ना? अब मुझे इसी से ये चीज बता दो, ये ट्राइब्यूनल दूसरा क्यों बना होगा? सेम स्टेट्स इन्वॉल्व हैं श्रेया, सेम रिवर को लेकर ट्राइब्यूनल है, बस साल अलग है, वो 1969 एंड ये आई थिंक 2004 है। हाँ 2004। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कुछ समय के लिए उस चीज को माना, आगे चल के फिर वो डिस्प्यूट होने लगा। तो शाइनी, वक्त, हालात, जमाना और साल जब बदले तो ट्राइब्यूनल के लिए ये नेसेसरी हो गया ना कि वो अपनी फ्रेश वर्डिक्ट सुनाए। तो एक ट्राइब्यूनल की दी हुई वर्डिक्ट किसी एक साल में
क्या वो जब तक देश जिएगा उसका फेडरलिज्म का प्रिंसिपल जिंदा रहेगा? क्या ईशा वो पत्थर की लकीर बन जाता है हमेशा के लिए, फिर उसके ऊपर कभी कोई वर्डेड फ्रेश नहीं आ सकती, कोई कभी फ्रेश ट्रिब्यूनल नहीं बन सकता क्या? जहां पर सेम स्टेट्स इन्वॉल्व हो, सेम रिवर वाटर डिस्प्यूट हो? बताओ। बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यस, आर कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट। लेकिन ये जो आप आर्यन कह रहे हो ना, ये अगर अभी प्रीलिम्स का पेपर चल रहा था तो ये वाली लाइन याद नहीं आती। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, एक बात कह रहा हूँ कि कभी भी ऐसे ट्रैप्स में अगर फंस जाओ यूपीएससी ऐसी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दे, तो आपको तो यही लगेगा गलती आपकी नहीं है, आपको तो यही लगेगा भाई ये तो आउट ऑफ लक्ष्मीकांत पूछ रहा है, मैंने इतने अच्छे से चैप्टर पढ़ा था, इसके नोट्स बनाए थे, सर के कहने पर ये टेबल का रट्टा मारा था मैंने, सब कुछ ये देखा था। लेकिन हमें ना बाकी कैंडिडेट से कम 4-5 कदम आगे रहना पड़ेगा। मैंने तो बोल दिया कि भाई ये रट्टा मार के निकल जाओ, वो करके ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकती है, वो तो कोई भी कर लेगा यार। जितने जितनी रोटियां घी लगा लगा के तुम खाते हो उतना हर कोई खा रहा है। जितना दिमाग तुम्हारे पास है दूसरों के पास उससे ज्यादा ही है। अपने शत्रु को हमेशा हाई कैलिबर का ही माना करो, तभी उसको हराने में मजा आता है। आप लेकिन शांत दिमाग से एक चीज ये याद कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के कि नहीं यार, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल के ऊपर मैंने 2 ट्राइब्यूनल पढ़े थे, तो यूपीएससी मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट देकर ट्रैप कैसे कर सकता है जब ये बोल रहा है कि एक ट्राइब्यूनल का वर्डेड फाइनल होता है, कोर्ट इंटरव्यू नहीं कर सकता। आप कहोगे हाँ यार, इसके तो मैंने नोट्स भी बनाए थे, लक्ष्मीकांत में मेरे मार्क्ड भी है, और 1000 बार 15,000 बार ये लाइनें मैंने पढ़ रखी है, मैंने टेस्ट दे रखा है, टेस्ट सीरीज दे रखी है, सब कुछ कर रखा है, ये चीज़ तो मुझे याद है। लेकिन ये एक नई स्टेटमेंट यहां पर दे रहा है कि एक बार ट्रिब्यूनल की वर्डिक्ट अगर आ जाती है तो कभी वो चेंज नहीं होती है, हमेशा वो फिक्स रहती है। अब आपका एक दिमाग, ज्ञानी दिमाग, ये बोलेगा हाँ यार ट्राइब्यूनल की वर्डिक्ट हमेशा फिक्स ही तो रहती है, जब उसने सुप्रीम कोर्ट को नहीं आने दिया, हाई कोर्ट को नहीं आने दिया, और खुद वर्डिक्ट दी, और ये भी लिखा हुआ था मेरी लक्ष्मी की बुक में कि वो फाइनल है ना? तो सही बात है, वो पत्थर की लकीर है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती किसी की भी रिक्वेस्ट पर, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी परिस्थिति में। यूपीएससी एक्सट्रीम स्टेटमेंट देते तो आप कहोगे यार यहाँ पर बात एक्सट्रीम की नहीं है, यहाँ पर बात है नॉलेज की, और मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं आ सकते और ट्राइब्यूनल का वर्डिक्ट फाइनल है, ये लाइन मैंने पढ़ रखी है और मैं 100% जानता हूँ उसके बारे में, या जानती हूँ उसके बारे में, ये पक्का सही है। वहीं पर आप गलत हो जाओगे कि आपने क्या इस टेबल को ध्यान से देखा? सिर्फ ये ट्राइब्यूनल का क्वेश्चन, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1 और 2, सिर्फ इसकी एनालिसिस आपको उस यूपीएससी के ट्रैप से बाहर निकाल सकती है। मैं तभी आपसे कहता हूं, जिस चीजों को आप भागकर पढ़ रहे हो ना 365 दिन में, यूपीएससी के पास 365 दिन है इस पेज को देखने के लिए। अगर उसने सोच लिया है ना कि तुम्हें यहीं से फंसाकर हराना है, इस बारी ट्रैप करना है, ले आओ तुम ज्ञानी से ज्ञानी दिमाग, उसको पता है कि आप रश कहां कर सकते हो। अभी तो ये कोई एनालिसिस नहीं है, टेबल खत्म हो जान दो, अभी इससे मैं 50 तरीके के क्वेश्चन बनाकर दिखाता हूं आपको, जो मैंने पर्सनली अपने बना रखे हैं। अब मैं बताता हूं आपको, पहले एक बार सारे पढ़ लो। वंशाधारा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2010, ये हुआ था, स्टेट्स इन्वॉल्व थी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। फिर महादई वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2010, स्टेट्स इन्वॉल्व वर गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2018, ओडिशा, छत्तीसगढ़। अब क्वेश्चन समझते हैं। इत्मीनान से आंसर करना, ये मेरे जो मतलब मैं नोट मेकिंग तो नहीं करता, लेकिन पर्सनलाइज जो मैंने क्वेश्चंस बना रखे हैं मैं उसमें से अभी फ्रेशली आपको देखकर बता रहा हूँ, ठीक है, बगल में कॉपी से, कि इससे किस प्रकार के क्वेश्चन चल सकते हैं और मैंने एनालिसिस कैसे करी हुई थी इसकी आज से कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले, ठीक है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। मतलब मैं पूछता हूँ आपसे, आप खुद मतलब प्रिपेयर हो जाओगे, आप समझ जाओगे कि इस टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे ज्यादा ट्राइब्यूनल कौन से साल में बनी, पहले ये बताओ। 69 में आपको 3 दिख रही हैं, किसी और साल में लगातार सेम आपको दिख रही है 3? 2010 में 2 दिख रही हैं, 69 में बनी, ठीक है। यूपीएससी की ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है, जब मैंने बोल दिया कि ये टेबल आपको वर्ड टू वर्ड याद करना है तो कुछ भी दे सकता है। मैंने आज से 1-2 क्लास पहले आपको आई थिंक ये बताया था पॉलिटी में, प्रीवियस चैप्टर जो हमारा चल रहा था,
शानी याद है मैंने आपको बोला था यूपीएससी ने पहली बार ऐसा पूछा था कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जब आया था या कुछ ऐसा कुछ उसने पूछा था, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? 2018 का क्वेश्चन था ये, 18 या 19 का, 19 का सॉरी, है ना? तो भाई यूपीएससी अगर ये फैक्चुअल चीज वो थी ना, तो यहां से भी फैक्चुअल चीजें निकाल सकता है, उसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, कौन से ट्राइब्यूनल के गठन में सबसे ज्यादा स्टेट्स इन्वॉल्व हैं और उनका रिवर वाटर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है ट्राइब्यूनल को, और वो कौन सा ट्राइब्यूनल है? यहां पर देखो, अब नंबरिंग में क्यों दे रहा था यहां पर, क्या मजाक कर रहा था कि बोर हो रहा था मैं? कहां दिख रहा आपको सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट्स हैं? अबे हाँ, कितनी है? 5 है, ठीक है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1969 का सबसे ज्यादा स्टेट इसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, उसके बाद सेम वाटर डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने के लिए आज तक बनने वाला 2 बार का ट्राइब्यूनल, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल। ये याद रखना, आंखों से देखना इसको और कहीं से मत देखना। ये महादयी है और ये महानदी है। ठीक है, और और बताता हूं मैंने कैसे एनालिसिस करी हुई है इसकी। एक मिनट रुकना, एक ही क्वेश्चन बताऊंगा। अगर हम जोन वाइज डिवाइड करते हैं इस पूरे के पूरे 9 ट्राइब्यूनल को, तो कौन से जोन में, जोन मतलब मेरे कहने का मतलब है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ या नॉर्थ ईस्ट, कौन से जोन में कौन से स्टेट्स इन्वॉल्व हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्राइब्यूनल के गठन की जरूरत पड़ी, मतलब कुल मिलाकर कौन से इंडिया की साइड है, नॉर्थ जोन, वेस्ट जोन, ईस्ट जोन, सदर्न जोन, जहां पर सबसे ज्यादा ट्राइब्यूनल बने हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, किस कौन सा जोन मानोगे आप इसे? सदर्न। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये हम इसमें इन्वॉल्व मान लेते हैं कि हाँ भाई ये सेंट्रल भी है, ठीक है, ईस्टर्न भी है और यहां पर भी है, सदर्न भी है। फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये वेस्ट और सेंट्रल, ठीक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट, ठीक है। हाँ मतलब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हाँ ठीक है, नॉर्थ में भी और वेस्ट में भी, ठीक है। उसके बाद कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, साउथ। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट साउथ, मतलब महाराष्ट्र काइंड ऑफ उसमें आ जाएगा। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, और ओडिशा, छत्तीसगढ़, ईस्ट और सेंट्रल इंडिया। ज्यादातर कहां दिख रहे हैं आपको? साउथ में, साउथ। ये एक रीजन है, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कोई क्वेश्चन आपको ऐसा आई जाएगा और फिर आप ये करके वो करो, लेकिन एक बार के लिए आपको पता तो होना चाहिए ना। आप कम से कम मेंस में लिख तो सको, इंटरव्यू में कम से कम बता तो सको। अब हायर लेवल का एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे, इसको और आंसर करना। मैं एक बार ये जरा नंबर्स मिटा दूं ताकि लिखने के लिए हमारे पास स्पेस हो जाए। ऐसी कौन सी स्टेट है जो सबसे ज्यादा ट्राइब्यूनल्स की वर्डेड, मतलब ट्राइब्यूनल्स में इन्वॉल्व है? महाराष्ट्र यहां पर है, इधर भी है, इधर भी है, 3 बार आ गया, 3 ट्राइब्यूनल में, 4, 5, 5 बार आ गया। और कोई स्टेट जो आपको इतने बार दिख रहा हो?
आंध्र प्रदेश 1, 2, 3, 4, 4 बार दिख रहा है। महाराष्ट्र कितने बार दिखा आपको? 5 बार। आंध्र प्रदेश 4 बार। कर्नाटका 1, 2, 3, 4, 5। कर्नाटका भी 5 बार है। तो सबसे ज्यादा 2 राज्य कौन से हुए जो कि ऑलमोस्ट हर ट्राइब्यूनल में देखने, ऑलमोस्ट कह रहा हूं मतलब मैं, जो देखने को मिलेंगे ज्यादा ट्राइब्यूनल्स में? महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है। लेटेस्ट ट्राइब्यूनल महानदी। ओल्डेस्ट ट्राइब्यूनल या फर्स्ट ट्राइब्यूनल? कृष्णा। ठीक है, क्लियर हो गया? और अगर मैं इसी से क्वेश्चन ये भी पूछ लूं, कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा ट्राइब्यूनल बने हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रेय ये तो बेट सही है ना? गलत हुए भी तो एक बार गलत होंगे, 99% टाइम्स तो यही जीतेंगे। श्रीमती 69 में मुरारजी देसाई? नहीं, 78। क्यों? शैनी पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद है ना लाल बहादुर क्या कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी, है ना? यहाँ पर वो उन्होंने करवाया था ना, वो डिस्प्यूट चल रही थी एन संजीव रेड्डी और वीवी गिरी। दिस इज डन। ये चीज समझ में आई आप लोगों को अच्छे से? नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।